तो बच्चों देखिए, डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल है। स्टडी द एडजॉर्प्शन ऑफ द एसिटिक एसिड ऑन चारकोल एंड ड्रा द फ्रेंडली आइसोथर्म। इस प्रैक्टिकल में हमको ये अध्ययन करना है एडजॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड चारकोल। चारकोल जानते हैं क्या होता है? नहीं, आपको एडजॉर्प्शन का अध्ययन करना है। एडजॉर्प्शन क्या होता है और होता है कि नहीं होता है चारकोल पर, चारकोल के द्वारा। और फ्रेंडलिज आइसोथर्म को ड्रा करना है, उसकी जो कैरेक्टर है, पैरामीटर है फ्रेंडलिज में, उसको पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए, जैसे कि थ्योरी में यदि आपको देखें तो हम इसमें सारी बातें आपको समझाएंगे, ठीक है। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन होता क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। ओके, नाम सुना है पहले का? नाम सुने हैं? इसको अधिशोषण कहते हैं, हिंदी में अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण विशेष। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मिट्टी आप रख देते हो, मिट्टी रख दे, उस पर पानी डाल देते हो, तो मिट्टी क्या करती है? पूरी पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो पानी उसके बल्क में चला जाता है। बल्क मतलब इनसाइड। मिट्टी को आप तोड़ोगे तो देखोगे अंदर। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करें। अभी थोड़ा गए मुझे। तो एडजॉर्प्शन, जैसे कभी आप पात्र को गर्म करते हो, रखते हो फ्लेम पर, उसमें पानी नहीं लगा हुआ, लेकिन उसमें देखो वेपर निकलता है। वेपर निकलता है ना, वो वेपर कहाँ से आता है? वेपर है क्या? वाटर का वाष्प है, ठीक है। वो आता कहाँ से? नहीं, वो पात्र जब गर्म करते हो आप, उस पात्र के सरफेस पे, जैसे मान लो कोई ये पात्र है, इसको आप गर्म करते हो, तो आप देखो कि कभी वॉच किए हो कि इसमें वेपर निकलता है, वैकेंट, ठीक है। आप इसको फ्लेम पर गर्म करते हो बेटा, तो वैकेंट वेपर निकलता है। फ्रॉम वेयर दिस वेपर इज कम आउट? कहाँ से आया? ये इसकी सतह पर वाटर मॉलिक्यूल जो एडजॉर्ब है, वो गर्म करने पर वो अपनी सतह से जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको वो टूट जाता है और धीरे धीरे वेपर के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये जो वाटर इसके सतह पर चुका है, ये एडजॉर्प्शन के कारण है। ये एडजॉर्ब किया है। तो किसी भी वस्तु द्वारा, ठीक है ना, किसी भी मैटर द्वारा दूसरे मैटर को अपनी सतह पर एब्जॉर्ब सरफेस एब्जॉर्प्शन को एडजॉर्प्शन कहते हैं। और बल्क में एडॉप्ट कर लिया तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसको एडजॉर्प्शन, अधिशोषण माने सतह पर शोषण, यानी एब्जॉर्प्शन एट द सरफेस इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन। तो यू कैन राइट absorption at the surface is called adsorption. Adsorption कहलाता है। अब इस एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया में दो पार्ट होते हैं। एक एडजॉर्बेंट होता है, एक एडजॉर्बेंट होता है और एक एब्जॉर्बेड होता है। ठीक, एक एडजॉर्बेंट होता है। तो एब्जॉर्बेंट क्या होता है? द सब्सटेंस which adsorb is called adsorbent। इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। जैसे इस एक प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल, इन दिस एक्सपेरिमेंट
CH3 COOH is adsorbent। ठीक है बच्चों, तो इस प्रैक्टिकल में जो पदार्थ एडजॉर्ब होता है, जैसे चारकोल क्या करेगा, एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब करेगा, अपनी सतह पर सोखेगा। तो एसिटिक एसिड क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, एडजॉर्बेंट है। जो पदार्थ एब्जॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, और दूसरा पदार्थ जो होता है जो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय विच सब्सटेंस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंट। तो इस प्रैक्टिकल में कौन एब्जॉर्बेंट होगा, हाँ चारकोल, ठीक है ना, उसी के सतह द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट अध्ययन चारकोल के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रैक्टिकल में एब्जॉर्बेंट एसिटिक एसिड है और एब्जॉर्बेंट क्या है हमारा, चारकोल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द सब्सटेंस बाय विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस is called adsorbent। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंट कहा जाएगा ना बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे इन दिस एक्सपेरिमेंट चारकोल COAL is adsorbent। एडजॉर्बेंट, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब तुम लोग को सोचोगे कि सर हाउ व्हाई दिस हैपन, ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें या तो सरफेस पर फ्री बैलेंसिंग होती है, जैसे मेटल वगैरह निकिल पर, और या उसमें सरफेस पे स्मॉल पोर होते हैं, सुराग होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, सिप होते हैं जिसमें वो अटैच कर लेता है लूज बांड के द्वारा। तो सम मोर एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्बेंट, some more example of adsorbent is सिलिका जेल। सिलिका जेल SiO2 का जो पॉलीमर होता है, सिलिका जेल। सॉलिड FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, राइट। और ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन की स्वभाव पाई जाती है, मतलब इनमें एब्जॉर्प्शन की घटना देखी जाती है। जैसे आप जब क्रोमेटोग्राफी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो आप जो है, ठीक है ना, कॉलम में क्रोमेटोग्राफी कॉलम में ये एब्जॉर्बेंट फिल करते हैं, तो वह विभिन्न कंपोनेंट को अपने अपने स्वभाव के हिसाब से एब्जॉर्प्शन के आधार पर वो विभिन्न बैंड में एब्जॉर्ब करता है। जिसके प्रति ज़्यादा लगा होगा पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे 4 प्रकार की स्वीट्स आपके पास आई, ठीक है, तो जो बहुत अच्छा लगेगा उसको वो पहले खत्म हो जाएगा, और टेढ़ा रहेगा तो बाद में खाएंगे आप, ठीक है, तो अच्छी नहीं। तो दैट इज बिकॉज यू हैव द एब्जॉर्प्शन, है ना, यू हैव द नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, so this process is confined। और the reason is since in these substances have fine
4. So it surface at surface, so it bind adsorbent at its surface by loose forces, लूज फोर्स के द्वारा इसको बाइंड कर दिया। दिस फिनोमेना, ये जो घटना है लूज फोर्स के द्वारा होता है, तो ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पे आधारित होती है और इनके स्वभाव पर भी आधारित होता है। इनके बाद फ्री बैलेंसी होनी चाहिए जिससे कि यह लूज बॉन्ड बना सके। तो दिस फिनोमेना इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट। मतलब अधिशोषित होने वाले पदार्थ में भी पोलैरिटी होनी चाहिए और अधिशोषण करने वाले पदार्थ में भी पोलैरिटी होनी चाहिए। दोनों की नेचर ऐसी होनी चाहिए तभी ये घटना। आप कहोगे सर यह स्टोन फ्लेम है, यहाँ तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, बिकॉज इट्स की नेचर नहीं है, राइट ना। तो सबकी स्वभाव अलग है, जिसमें हो इट में भी पॉसिबल, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सटेंस में एब्जॉर्प्शन की प्रवृत्ति नहीं है, बट आप जिसमें एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी नहीं, जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि सर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये घटना देखी जा रही है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन के एप्लीकेशन है जैसे चारकोल का इस्तेमाल, चीनी, जब आप गन्ने के रस से चीनी शुगर का फॉर्मेशन करते हैं तो गन्ने के रस में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज, कलर मटेरियल्स होते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, डाई टाइप के होते हैं मटेरियल। तो वो क्या करते हैं, वो चीनी को कलर, डल कलर होगा तो आप चीनी खुद नहीं खरीदोगे मार्केट से, कहोगे भैया ये तो चीनी साफ़ नहीं है, आप दे रहे हो, आप खरीदोगे नहीं। तो आपको क्या चाहिए कि आपको नीट क्लीन शुगर चाहिए, तो उसको साफ करने के लिए क्या है, डीकलराइजेशन करना पड़ेगा, उसका विरंजीकरण करना पड़ता है। तो अब कोई आप या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाओ तो चीनी खराब हो जाएगी, तो उसमें क्या करते हैं, हम एडजॉर्प्शन का सहारा लेते हैं। तो उसमें चारकोल डाल देते हैं, चारकोल के ट्यूब से पास कराते हैं गन्ने के रस को, तो सारा चारकोल उसमें कलर वाला मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो नीचे गन्ने का आता है, जूस आता है, वो क्या होता है, क्लियर होता है, उसमें कोई तरह का कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। अब उसको आप क्रिस्टलाइजेशन करा करके सुक्रोज को प्राप्त करते हैं, यानी कि कलरलेस सुक्रोज प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना बात? ओके, वेरी नाइस। देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ यू ना, चीनी बनाने बहुत बड़ा रोल है कि नहीं है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। यही नहीं, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल करें, इट इज नॉट ओनली फॉर द लिक्विड सिस्टम, इट इज फॉर द गैसेस आल्सो सिस्टम। इफ यू वांट टू एब्जॉर्ब द हीलियम गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देन व्हाट डू यू डन? नारियल का चारकोल लेकर के उसी में न किया गया था एक्सपेरिमेंट, जिसमें हीलियम को एब्जॉर्ब किया था, नियॉन को एब्जॉर्ब किया गया था, जो विभिन्न टेम्परेचर पर रिलीज होता है, याद आ रहा है? अक्रिय गैसों का पृथक्करण, हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर सब एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसको अलग किया जाता है। एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन इस एडजॉर्प्शन की फिनोमेना ने उसको सहज और सरल बना दिया। तो अब आप देखिए कितनी अच्छी एक्सपेरिमेंट आप करने जा रहे हैं, राइट ना। इस घटना को आप देखेंगे कैसे होता है। तो हम ये कहना ये चाहते हैं, यहाँ पर आपको ये सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन दिस प्रोसेस लूज बॉन्ड आर फॉर्म, लूज बॉन्ड आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस मतलब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इस प्रक्रिया माने एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया में, दिस प्रोसेस लूज बॉन्ड फॉर्म एट the surface and its force मतलब सुराख। तो सुराख क्या करता है, छिद्र बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाती है। तौलिया में काहे को उसमें
विलाई की तरह, माइक्रो विलाई की तरह उभार होते हैं। तौलिया देखा है कि नहीं देखा है? देखिए उसमें उभार होते हैं कि नहीं होते? गमछे तौलिए में अंतर है ना। अच्छा, तो क्या करते हैं? टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाई क्यों नहीं अच्छा होता है? गमछे का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तौलिए को अच्छे मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों? बिकॉज दे हैव द माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है, छोटे छोटे स्थान होते हैं बीच बीच में, तो उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, जिसमें अंकुर निकले होते हैं, वो सब का सरफेस है, वो सब एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमने गमछे में सरफेस एरिया गमछे का 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया। गमछे में तो एक प्लेन होता, और वहाँ पर जो ऐसे उभार निकले हुए हैं, समतल भी एब्जॉर्ब करेगा। जितने उभार हैं ऐसे 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 आप कैलकुलेट करोगे तो न जाने उसको 3-4 गुना हो जाएगा गमछे का। सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज टू मच। सो दिस इज द एडवांटेज कि हम किसी चीज़ को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब ये फोर्स होते हैं, ये लूज बॉन्ड बनाता है फ्रॉम एट सरफेस एंड इट्स फोर्स, है ना, सरफेस और इट्स फोर्स। सो दिस फिनोमेना depends on temperature, pressure, concentration, and nature of adsorbent and adsorbate. This is the temperature 1, 2, 3 and this, right? Nature को डिपेंड करता है। So I think you understand the how. अब यह इसमें रिलेशन आप देखिएगा, इसमें भी 2 तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है और एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आर 2 टाइप। फिजिकल, केमिकल। हम फीचर आपको बता देते हैं थोड़ी। Some feature I tell you here. What? Physical. This adsorption. In this adsorption, bond is van der Waals. Bond between adsorbent and adsorption, adsorbent and adsorbate is van der Waals type force. The force, binding force. You can binding force between adsorbent and adsorbent is van der Waals type force। ठीक है, van der Waals टाइप का होता है, van der Waals भी होता है। और इसमें क्या होता है, इन दिस adsorption force is covalent type, weak covalent है ना। चलिए लिख लीजिए कोवैलेंट टाइप फोर्स, यानी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसमें, वीक होता है ना, वीक लिक्विड, वीक कोवैलेंट बॉन्ड। अब होता क्या है कि ये जो फोर्स होता है टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द van der Waals फोर्स इज ब्रेक एंड मॉलिक्यूल एस्केप, जैसे बर्तन में पानी एब्जॉर्ब। तो क्या है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ, राइट? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, फिजिकल एब्जॉर्प्शन directly proportional to 1/T, and
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, राइट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, राइट, ओके, एंड व्हेन यू कम टू द केमिकल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये थोड़ा उल्टा होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एंड concentration, and this is also ओके। तो थोड़ी बातें हमने आपको बताया। तो इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, ये तो बातें समझ में आएंगी। फ्रेंडली आइसोटोप, अब हमको यह प्रमाणित करना है कि एब्जॉर्प्शन यदि हो रहा है तो हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पर इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंटेन टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड आल्सो ध्यान रखिए प्रेशर गैसियस एब्जॉर्प्शन में यूजफुल होता है और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यानी लिक्विड एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration, right ना। तो if you make the different concentration, you should understand कि as well as concentration increases, your absorption increases, right ना। ये डिपेंड, जिसमें absorption ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, concentration ज़्यादा होगा, जो बचा हुआ इक्विलिब्रियम concentration वो कम होगा, ज़्यादा हो जाएगा। भाई जो मिठाई ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मिठाई है तो आदमी ज़्यादा खा भी लेता है। तो यहाँ तो मैं नेचर की बात करूँगा, तो आप देखिएगा जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, जिसमें 4 ग्राम 5 ग्राम एब्जॉर्ब हो गया, और जिसमें कम है उसमें उतना ही अमाउंट पर 2 ग्राम चारकोल पर 1 ग्राम एब्जॉर्ब हुआ, उसमें 4-5 ग्राम एब्जॉर्ब हो गया। तो ये क्यों हुआ, उसको 2 ग्राम मिला तो 2 ग्राम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, उसमें भी 1 ग्राम बच गया। अब वहाँ 5-6 ग्राम मिलाया था, उसमें 4 ग्राम एब्जॉर्ब उतना समय में उतना चारकोल द्वारा। तो मतलब क्या हुआ, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो सीधा सीधा कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन का संबंध साबित हो रहा है। ये प्रूव करना होगा आपको। दिस इज प्रूव इन दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज फ्रेंडली साहब का जो रिलेशन है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। फ्रेंडली साहब का रिलेशन है x/m फ्रॉम फ्रेंडलीज रिलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन if x amount of adsorbent absorbed by m gram adsorbent then per gram by per gram weight absorption equal to x by a।
m ग्राम से x तो 1 ग्राम से x/m होगा कि नहीं होगा? होगा सभी? बहुत अच्छे। तो x/m यानी पर ग्राम में एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, मतलब 1 ग्राम से कितना एब्जॉर्ब हो गया, ध्यान रखिएगा, ये कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा 1 ग्राम पर सबके द्वारा कितना कितना हो रहा है, 1 ग्राम है, कितना कितना हो रहा है, के CE लिखिए पावर 1/n, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, लॉग हो जाएगा x/m बराबर लॉग के प्लस लॉग CE पावर 1/n। अब लॉग को हटाइएगा तो रिलेशन हो जाएगा लॉग x/m बराबर लॉग के प्लस 1/n लॉग CE। आपको मैं बता दूं CE क्या है। CE इक्विलिब्रियम concentration of adsorbent, ठीक? अरे बच्चों, और जो n/1/n है और k है, दिस इज द कांस्टेंट, k and 1/n is equal to constant, depends on nature of the adsorbent and adsorbent। नोट कर लीजिए, यह एक इंपेरिकल रिलेशन, मतलब व्यवहारिक है, डिराइव नहीं किए हैं। जैसे आर्नियस साहब ने निकाला था ना एक्टिवेशन एनर्जी में और कांस्टेंट में, उसी तरह का ये संबंध है। तो इस संबंध में कर रहे हैं 1 ग्राम द्वारा, अब तो हम बता दिए, अब मत कहना कि बताया नहीं, इसका मतलब 1 ग्राम द्वारा कितना एडजॉर्ब होगा। हाँ, तो ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन, इसमें एक रिलेशन है। तो तुम लोग सब ये निकालोगे, तो ये एडजॉर्ब निकाले, और ये लॉग सी देखो, यह लीनियर इक्वेशन के समान है, और ये एक कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तुम लोगों को पता करना होगा। तो इट इज कंपेयर विद द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? y = mx + c, y = mx + c, यही ना लीनियर इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो तो कोई बात नहीं बेटा। तो सो log m/x is equal to 1/n log CI प्लस log k। कंपेयर करो, कंपेयर ऑन कंपेरिजन है ना, दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, यदि कोई समीकरण इस नियम को पालन करता है तो मतलब उसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। y और x में जो ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा और दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा y है कि x एक्सिस? या बहुत अच्छे, y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। और यहाँ से भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो बता रहा है ये जो m है वो इंटरसेप्ट होता है, सॉरी इंटरसेप्ट ये स्लोप होता है। m जो है क्या होता है? स्लोप होता है। और c क्या होता है? यह इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है।
तो इंटरसेप्ट माने कि ग्राफ ऐसे सीधे आएगी और यहाँ कट मार दी। तो यहाँ वाई एक्सिस पर ये जो वैल्यू है, यही पूरी वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी लॉग के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू, ठीक है। और हर ग्राफ का अपना एक स्लोप होता है, टेंजेंट होता है। टेन बीटा बराबर क्या होता है बेटा बोलो, लंब बटा आधार, यानी हाइट बाई बेस। बेस तो हाइट तुम्हारा क्या है बच्चा, डेल्टा वाई है, ये क्या है डेल्टा यक्स है। अब ये निकलवा देंगे, घबराओ मत, देख तो लो भाई, देख लो। तो हाइट क्या है बच्चों, यक्स है कि वाई, हाँ हाँ, तो मत कर देना कि डेल्टा यक्स है, हाइट है। 90 डिग्री के कोण पर जो होगा यह विकर्ण होता है, कोण के सामने भुजा कर्ण होती है, और यहाँ कोण के सामने भुजा ये लंब, और ये छीन लेते हो ना, डेल्टा वाई लंब, ये मत करना कि हमको पता नहीं चल रहा इसमें, और बेस तुम्हारा डेल्टा वाई बाई एक्स। हो गया टूल क्लियर, आ रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। देखो ऊपर, अभी इसके पहले दिखाई नहीं पड़ा, मैंने ऊपर कर दिया। तो ये लीनियर इक्वेशन से कंपेयर किया, यह y है, यह x की वैल्यू log ci है, m यानी स्लोप की वैल्यू 1/n है, और जो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है log k के बराबर है। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आएगा यह जहाँ, यानी कि यह एक लीनियर ग्राफ आएगा, एब्जॉर्ब मटेरियल यानी एक पर ग्राम द्वारा एब्जॉर्ब अमाउंट ये होगा, और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन लॉग, कंसंट्रेशन में एक संबंध आएगा, CI आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो उसमें संबंध देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि समानुपात का संबंध आएगा, ये यानी रिलेशन जो आएगी कांस्टेंट 1000 दिखे तो log CI के समानुपात में आएगा। एब्जॉर्ब अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CI, कंसंट्रेशन आपका जो है एब्जॉर्बेंट है। तो यह बात एक्सपेरिमेंट से साबित होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, इसे ग्राफ आना चाहिए, और यह जहाँ इंटरसेप्ट करेगा वाई एक्सिस पर वही लॉग के होगा, ये आपका इस पर लॉग वाई बाई वाई एक्सिस है ना, तो ये आपका हो जाएगा लॉग एम बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा आप विभिन्न जगह पर, जहाँ ये इंटरसेप्ट करेगा वही लॉग एम बाई एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, उस स्वभाव पर डिपेंड करेगा। और इसकी स्लोप जो होगी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये आपका हो जाएगा, इस एक्सिस पर आप क्या रखिएगा, इस एक्सिस पर log CI की वैल्यू रखिएगा, log CI इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का log का वैल्यू रखिएगा, तो ये रखिएगा, तो डेल्टा है ना, डेल्टा log CI बराबर हो जाएगा आपका ये CI फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ पर CI सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, फर्स्ट मान लीजिए, तो CI सेकेंड माइनस CI फर्स्ट, यही ना, यहाँ लॉग लगा लीजिएगा, लॉग ये आ जाएगा, ये अंतर ये डेल्टा एक्स की होगी, लॉग ये वाई की वैल्यू जो हो जाएगी आपको डेल्टा लॉग एम बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये तो आप निकाल लेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देंगे डेल्टा लॉग एम बाई एक्स अपॉन लॉग CI सेकेंड माइनस CI फर्स्ट, ठीक है। इस तरह रखिएगा, आपको जो है फिर बीटा की यानी स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, यही स्लोप बराबर स्लोप बराबर वाई बाई एक्स, समझ में आ गया। और ये स्लोप किसके बराबर होगा, 1/n के बराबर होगा, बराबर 1/n, माने कि 1/n इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो n की वैल्यू भी आप निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, बोलिए, इसको उलट दीजिए,
x by डेल्टा y, दिस इज द एंड वैल्यू, राइट। और यहाँ लॉग के की वैल्यू अब यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यह ग्राफ प्लाट किया जाएगा, आइसोथर्म प्लाट करना है ना, तो आइसोथर्म का मतलब कि जो ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लाट किया उसको आइसोथर्म कहेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर रूम टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, सुनील बोलो। जी सर आ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। रूम टेम्परेचर कैसे पता करोगे? थर्मामीटर हैंग करो और वो रूम टेम्परेचर आपको क्लियर कर देगा, तो उस टेम्परेचर बाहर लेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसी पर विजिट करना है। तो ये इस प्रकार से पूरी थ्योरी समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब मैं इसके बाद रिक्वायरमेंट विद प्रोसीजर। तो रिक्वायरमेंट क्या होगा बच्चों? What is the requirement of this experiment? I think you all of you understand this aim theory of this experiment, हाँ? Friendly isotherm प्लाट कैसे होगा, हाँ? और कम क्या देखना है? Requirement लिखिए। Requirement में आपको n/10 का m/2 का m/2 CH3 COOH solution गामा m/10 NaOH solution, ठीक है। और इसको देखने के लिए आपको इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर में क्या है? फिनाल्फ्थेलिन, इंडिकेटर 6 बॉटल विथ स्टॉपर, मतलब ढक्कन लगाओ, चारकोल, बैलेंस, रेड बॉक्स, फनेल, वाश बॉटल, और क्या चाहिए? हाँ PVC लिख लीजिए, और क्या चाहिए? फिर मिल जाएगा। प्रोसीजर में क्या करेंगे? पहला स्टेप है प्रिपेयर m/2 CH3 COOH and m/10 NaOH सॉल्यूशन। पहला स्टेप तो यह है, ठीक है। दूसरा स्टेप प्रिपेयर 2 ब्यूरेट in burette steam, 2 burette in burette steam, 1 filled with water, distilled water and other filled with CH3 m/2 CH3 COOH solution।
दोनों ब्यूरेट में भरोगे अलग अलग। दूसरा स्टेप क्या करना है, ये इन 6 बॉटल 50 ml solution take by the composition. In 6 bottle DODDLE number 1 2 3 4 5 6, इसको नंबर ही करोगे, 1 2 3 4 5 6। फिर वाटर प्लस ये 3OH m/2 for 50 ml like this। यहाँ हो जाएगा बॉटल नंबर, यहाँ हो जाएगा वाटर, यहाँ हो जाएगा ये 3, ये OH वॉल्यूम से 3COH m/2 का वॉल्यूम इन ml हो जाएगा ना बच्चों। तो एक में क्या करो 0 ml भरो, इसमें 50 ml भरो, ठीक है, ml लिखा है। दूसरे में 10 ml 40, तीसरे में 20 30, चौथे में 30 20, पांचवें में 40 10, छठवें में 50 0। है ना। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो पॉइंट नंबर 4, ऐड 2 ग्राम चारकोल इन ईच बॉटल, सभी बॉटल में बाई वेइंग तौल कर, इनाई का अंदाजा 2 ग्राम तौल लीजिए और सभी बॉटल में यूजिंग कीप जमा, नहीं तो उड़ता है चारकोल, है ना। ये काम करिए, इसको आप लोग तीसरे नंबर पर और इसको चौथे नंबर पर, है ना। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, दिस इज 3rd पॉइंट और दिस इज 4th पॉइंट, यानी उसके बाद पॉइंट, क्योंकि चारकोल आप मिला दीजिएगा, नो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए चारकोल मिलाने के बाद ये लिक्विड मिलाएंगे तो जो चारकोल आपके कीप पे लगा होगा सारा अंदर आता है। लिक्विड मिलाएंगे ना आप जो है सेट, इसलिए मैंने कहा when you add charcoal then some charcoal particle present on the keep, so क्या करेंगे हम उसको लिक्विड गिराएंगे उसके बाद ये सारे वाश करेंगे। नाउ पॉइंट 5, what shape every bottle, शेक मतलब जब जोड़ देंगे, मिला देंगे, एंड put the each bottle for about at least 30 minutes
30 मिनट के लिए उसको रख देंगे। इसलिए adsorption and getting equilibrium, मतलब 30 मिनट में मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हो जाए और वह सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाए। कैसे? CH3 COOR प्लस CH4 COAL इक्विलिब्रियम CH3 COOH 4 प्लस CH3 COOH अन एंड जार अनएड जार। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। नाउ अब अगला स्टेप व्हाट यू डन। स्टेप नंबर 6, फिल्टर इच बॉटल सॉल्यूशन। प्रत्येक बॉटल की सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। ये रूम टेम्परेचर होगा, एट रूम टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है इसमें, ना किसी को गरम वरम नहीं करना है, ना गरम कर दें टेम्परेचर चेंज करें। नो, कांस्टेंट टेम्परेचर में एवरी प्रोसेस इज डन ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। कमरे के हिसाब होता है। फिल्टर ईच सॉल्यूशन एंड ध्यान रखिएगा हर सॉल्यूशन 1 2 3 नंबर, सॉल्यूशन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एंड टाइट्रेट विथ m/10 NaOH solution using HTH माना फिनाफ्थलीन इंडिकेटर। टाइट्रेशन करने आता है ना? बोलिए, टाइट्रेशन नहीं आता है? बोलिए, आता है ना? बेटा ये जान लो, बोल दिया हो तो कराना हो, मैं जानते हो तो बता दूँ। बताइए, चलो जान लो भाई, जान लो। इसमें क्या करते हैं? बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, तीन, चार, पाँच, छह तो है ना कंपोनेंट। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन 5, सॉल्यूशन 9। सारा नंबर ना रहे, पता चले इनमें को में 2 का 1 में 1 में 3 में दिखाया तो ग्राफ आएगा नहीं, सीधा आएगा। हमारे पास भी आपका लाइन नहीं आ रहा है, आप कह रहे थे स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, कहाँ लाइन आ रहा है? यही नहीं देखोगे कि हम 3 नंबर वाले का कंसंट्रेशन 2 नंबर वाले की जगह रखें तो ग्राफ उल्टा सीधा आएगा ही। यह है, तो अब इसमें क्या करोगे? अब इसे इसमें से 10 ml पीपेट आउट करोगे। पीपेट देखे हो कि नहीं?
देखिए ना वहाँ रखा है। 10 ml वाला पिपेट ले लो, इसको पिपेट करो। और यहाँ है कोनिकल फ्लास्क, यहाँ पर लगाए हो तुम लोग। और कहोगे अंदर कहाँ, अपने अंदर नहीं होगा, बाहर रहेगा। तो हमने दिखा दिया भाई, इसका मतलब 10 ml लिए हो ना, 10 ml क्या लिए हो, ये 3 सोल्यूशन। राम कहाँ से, बीकर में कहाँ से आया, कहाँ से आया बीकर में, बॉटल में छाने ना, किट लगा के छाने तो बीकर में आएगा ही, तो वो ना गायब, कहाँ से बीकर लाया। ये बॉटल है, बॉटल से तुम लोगों ने यहाँ सोल्यूशन लिया, कैसे कीट लगाया है, यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये क्या है, ये COOH प्लस चारकोल। समझ में आ रहा है चित्र से भाई? देखो इसमें गड़बड़ ध्यान आ रहा है। अब इनमें से 10 ml निकाले और इसमें मिलाए, क्या हो गया। और इसमें क्या मिला, HPH थोड़ी सी मात्रा मिला दो, Q ड्रॉप, दो बूंद मिला दो का HPH माने फिनाइल मिला करके इसमें क्या भरोगे, M/10 NaOH। यहाँ से ये स्टॉपर शुरू करो, यहाँ 0 से शुरू करो, यहाँ 0 1 2 3 4, इसी तरह 50 तो 2500 तक है ना ml है। ऐसे एक में 10 खाना है, देखे हो कि नहीं, 10 खाना है मतलब सबसे कम 1 ml 0.1 ml, 1 ml का 10वां भाग ले सकते, 0.1 ml। यहाँ गिराओगे और जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए तो ये लिखोगे तुम लोग V1 बराबर, मान लो जाए ml आ जाए 3.5 आ गया, 3.5 ये NaOH का कंसर्न आप मालूम है, NaOH, ठीक है। इसी तरह से V1 ये बॉटल नंबर 1 बॉटल, इसी तरह टाइट्रेशन करोगे तुम लोग, टाइट्रेशन करोगे। अभी ऑब्जर्वेशन में मैं दिखाऊंगा नहीं सब, जो मैंने बताया कैसे काम करना है करके सब रीडिंग है, तो रीडिंग ऑब्जर्वेशन कॉलम बनवा रहे हैं। ये काम करो टाइट्रेशन, यहाँ तक कर लोगे। अब चलो ऑब्जर्वेशन हो जाए। ऑब्जर्वेशन में निरीक्षण करो। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, बॉटल नंबर, वॉल्यूम ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन in ml, वॉल्यूम ऑफ NaOH in ml। यहाँ लिखोगे इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, फाइनल। खाना बनाओ, हाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ हो जाएगा कितना, 10 में ले रहा हूँ ना आप लोग, 10 10 10 10 10 10 में, ठीक। इसके बाद यहाँ देखोगे इनिशियल कितना है, 0 से चलोगे जाए में लगे x1, 0 से x2 है ना, 0 से x3, 0 से x4, 0 से x5, 0 से 6 ml लगा,
तो j ml लगेगा, यहाँ लिखना होगा तुम लोगों को, प्यारे बच्चों। अब कितना वॉल्यूम यूज हुआ, वॉल्यूम यूज ऑफ NaOH, तो यह हो जाएगा x1 माइनस 0 बराबर x1, x2 माइनस 0 बराबर x2, x3 माइनस 0 बराबर x3, x4 माइनस 0 बराबर x4, x5 माइनस 0 बराबर x5, x6 माइनस 0 बराबर x6 ml। आ गया? तो अब देखो ये ऑब्जर्वेशन में, अब कैलकुलेशन में। अच्छा क्लियर है? सुने बच्चों, ऑब्जर्वेशन हो गया, देख लिया। चलो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH इन बॉटल नंबर 1, ठीक, फ्रॉम रिलेशन M1 NaOH इंटू VNaOH बराबर MCH3 COOH इंटू VCH3 COOH। तो यहाँ से तुम MCH3 COOH ले लोगे, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, MNaOH गुणे VNaOH अपान VCH3 COOH। ये अब तुम्हारा जो आएगा वो C1 फर्स्ट मोल पर लीटर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हर समझ में आ रहा है ना बात? इसी तरह से बॉटल नंबर 2, बॉटल नंबर 3, बॉटल नंबर 5 और 6 के लिए भी निकालेंगे। ठीक, फॉर बॉटल नंबर बेटा 2, इसके लिए हो जाएगा MCH3 COOH बराबर MNaOH गुणे VNaOH। MNaOH कितना है, 1/10 है, VCH3 COOH हो जाएगा, ये बराबर आएगा C2 सेकेंड मोल पर CE सेकेंड कर लो, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन E फर्स्ट मोल पर लीटर और बॉटल नंबर 3 MCH3 COOH बराबर MNaOH गुणे VNaOH अपान VCH3 COOH, ये बराबर होगा CE थर्ड M पर L। ठीक, बॉटल नंबर, चलो इसी तरह से ये बॉटल नंबर 3 हो गया, बॉटल नंबर 4 कर लो, सेम चीज यहाँ 4 हो जाएगा, 4 फिर इसी को बॉटल नंबर 5 लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ 5 कर दीजिए,
ठीक है। इसी तरह बॉटल नंबर 6 MCH3COOH बराबर MNaOH गुणे BNaOH अपान BCH3COOH ये बराबर Ce6 हो जाएगा M/L। M/L होगा। देखें अब इसमें करना क्या है, ठीक आ गया ना 10.4। ये इससे आपको ये मिलेगा, इसमें क्या जितना Fe2+ है उसकी कंसंट्रेशन मिलेगी। अभी Fe3+ भी इसमें शामिल है। तो इसको करना कैसे है कि हमने बताया था ना, कहाँ है बता देंगे। Prepare 20 ml solution flask add 20 ml अच्छा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाना था। कलर नीला हो रहा था। यस सर, नीला हो रहा था मतलब ग्रीन टाइप का हो रहा था। मतलब जो पहले कलर था उससे चेंज हो रहा था ना, नीला तो व्हाइट था। यस चलो ठीक है, उसी तरह करो। उसमें मतलब हाँ मिलाना था, इस बार में मिला लेना, उसमें मिला होगा। एक रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना तो आइडिया हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है आप लोगों को, ये जो है Fe2+ को Fe2+ को K2Cr2O7 Fe3+ में ऑक्सीडाइज करता है। तो इसलिए वो जितना Fe2+ Fe3 बनना Fe3 बन जाएगा तो उससे होता है। अब इसमें कुछ Fe3+ है, वो कैसे होगा तो उसको क्या करेंगे, पहले Fe2+ में मर्ज करेंगे। तो Fe2+ में सब मर्ज होगा तो पहले का भी Fe2+ होगा और बाद का भी Fe2+, तो टोटल Fe2+ होगा। तो उसकी टाइट्रेशन करने के लिए आपको करना होगा क्या कि 20 ml सोल्यूशन फ्लास्क में लेकर 2 से 3 ml कांच HCl मिलाना है और उसको हीट करके हीट सोल्यूशन टू बॉइलिंग व्हेन सोल्यूशन बिकम येलो इन कलर ऐड स्टेनस क्लोराइड SnCl2 from the bullet drop white and it shake till yellow color disappear। जरा सर लिखिए तो मैं बता रहा हूँ, जरा लिखिए 20 ml। कहाँ पेन लो भाई, पेनवा तुम एक बार काफी लोग, एक बार पेन लो, लिखो पढ़ो, लिखो नीचे 20 ml 10 ml ले रहे हो ना तुम लोग, 10 ml लेके चलो। 10 ml सोल्यूशन हो गया ना कोनिकल फ्लास्क। 2-3 ml कांच HCl, 2-3 ml समझ रहे हो ना, 2-3 मतलब थोड़ा सा कांच HCl। हीट टू बॉयल, लिखो हीट, तीर बना के लिखो हीट, ऊपर लिखो हीट। इतना छोटा है मतलब हीट करना बॉयल होने तक, मतलब ये सोल्यूशन जो तुम्हारा बिकम हो जाएगा येलो कलर सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें सोल्यूशन में आगे मिलाना है SnCl2। देखो इसे नीचे करो, ऐसे घुमा नीचे बनाओ, तो फिनिश हां से पूरा SnCl2 ये को लिखो SnCl2 सॉल्यूशन, SnCl2 सॉल्यूशन है ना। तो यदि तुम मिलाओगे
और उसको हिलाओगे तो सोल्यूशन बिकम येलो डिसअपियर, येलो कलर डिसअपियर, उसको डिसअपियर हो जाएगा, है ना। फिर SN2-3 ड्रॉप SnCl2 एक्सेस कर दोगे, फिर कूल करोगे, कूल करो, ठंडा किए, फिर उसमें 10 ml सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ HgCl2 मिलाओगे रैपिडली विथ शेकिंग। फॉर रिमूव SnCl2 लिख दो, फॉर रिमूव मिलाते हैं SnCl2 को हटा रिमूव करने के लिए, एक्सेस SnCl2 फॉर रिमूव एक्सेस, तो उसमें एक्स्ट्रा SnCl2 उसको हटाने के लिए। ये सिल्की वाइट PPT, ये सिल्की वाइट PPT, सिल्की माने चमकीला, वाइट PPT फार्म, ठीक है। देन टाइट्रेट विथ K2CR2O7, जैसे तुम टाइट्रेट करो, ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो चलो करो, 10 ml ले लो, कैसे करना, 10 ml ये ले लोगे क्विंटल फ्लास्क में, फिर उसको क्या करोगे, HCl मिलाओगे 2-3 ml मिला करके उसको गर्म करोगे, थोड़ा बॉयल टाइप का हो जाए, फिर SnCl2 मिलाओगे, तो बॉयल होगा तो पीला रंग का हो जाएगा, फिर SnCl2 मिलाओगे, तब तक जब भी पीला रंग गायब हो जाएगा, फिर उसमें HgCl2 मिलाओगे, तो वाइट कब तक मिलाओगे, जब तक कि वाइट PPT ना हो जाए, वाइट PPT बन जाए बंद कर देना, फिर उसको क्या करोगे, टाइट्रेट कर दोगे, फिर वही प्रोसेस करोगे, तब तुम्हारे टोटल इफेक्टिव फ्लास्क आ जाएगा। तो काम करो, और आपके चीज़ें मांग को दे देंगे। क्या कर रहे हो तुम, हाँ मोबाइल, चलो पढ़ने का समझो जरा। यहाँ क्या हुआ जी, तुम लोग को क्या हुआ, प्रॉब्लम है, नहीं मिल रहा है, ये रामकेश जी, अरे जरा बच्चों को दिलाइए, इनका सुबह से खड़े हैं, सब कर लेंगे कंप्लीट एक प्रैक्टिकल, हेल्प करिए इनका, थक जाएंगे सब, तो सब कर रहे हैं, उनको कराइए, हेल्प करिए उनका। रिजल्ट में क्या लिखोगे बच्चों, बताओ, आ रहे हैं प्रैक्टिकल हो गया, सब सेटअप तैयार करो। देखिए प्राचार्य